दोस्तों बिहार अध्यापक भर्ती जीरो के लिए हम लोग NCERT क्लास 10th की ज्योग्राफी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जो सामान्य अध्ययन के लिए होगा। चाहे जूनियर अध्यापक हो, TGT हो या PGT, सभी के लिए है। तो दोस्तों आज हम लोग कृषि से रिलेटेड जितने भी NCERT क्लास 10th के क्वेश्चन हैं हम लोग उसे कंप्लीट करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होने वाली कृषि को कहते हैं। तो होने वाली कृषि को शुष्क भूमि कहते हैं। इसका भी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होने वाली कृषि शुष्क भूमि कहते हैं, जबकि 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होने वाली कृषि को आर्द्र भूमि कहते हैं। मोटे अनाज, दालें, तिलहन, कपास आदि वर्षाधीन फसल के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कृषि योग्य भूमि में कितने तरह के भूमि को सम्मिलित किया गया है? तो ये 4 तरह की भूमि है जिसको सम्मिलित किया गया है। कृषि योग्य भूमि में 4 तरह की भूमि को सम्मिलित किया गया है, जिसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्र, चालू प्रति भूमि, अन्य प्रति भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि को सम्मिलित किया गया है। पामलू किस राज्य की स्थानांतरित कृषि है? तो ये मणिपुर की है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पामलू मणिपुर राज्य की स्थानांतरित कृषि है। पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इसे झूम कहते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ के बक्सर जिले तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? तो गेहूं रबी की फसल है, सरसों रबी की फसल है, चना, लेकिन चावल रबी की फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो इसमें डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चावल, बाजरा, तिल ये सभी खरीफ की फसल हैं और डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जौ रबी की फसल है, खरीफ की नहीं है, जबकि धान, बाजरा, तिल, अरहर, मूंग, कपास, जूट, मूंगफली आदि खरीफ की फसलें हैं। खरीफ की फसल भारत में वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं और सितंबर से अक्टूबर में काट ली जाती हैं। खरीफ और रबी फसल के बीच ग्रीष्म ऋतु में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो जायद की उगाई जाती है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है कि खरीफ और रबी के बीच की ग्रीष्म ऋतु की जो फसल है वो जायद फसल कहलाती है। खरीफ और रबी के बीच की जो फसल है उसे हम लोग गर्मा फसल भी कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से सब्जियों की खेती की जाती है। सब्जियों में खासकर खीरा, ककड़ी, कद्दू, नेनुआ, भिंडी, खरबूज, तरबूज आदि महत्वपूर्ण हैं। निम्नलिखित में से कौन मोटे अनाज में सम्मिलित है? तो इसमें उपर्युक्त सभी मोटे अनाज में सम्मिलित हैं। ज्वार, बाजरा, रागी ये सभी मोटे अनाज के उदाहरण हैं। ज्वार, बाजरा, रागी देश के प्रमुख मोटे अनाज हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। रागी प्रचुर मात्रा में लौह, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक तत्वों एवं भूसी भी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, निम्नलिखित में से किस दाल को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि को उर्वर करती हैं? 8वें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें तूर, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जिसे अरहर कहते हैं, अरहर और तूर। तो अब बाकी चना, मटर और मूंग ये सभी में नाइट्रोजन उर्वर पाई जाती है। ये क्वेश्चन इस तरह से TRE 3.0 में क्वेश्चन आया हुआ था। आगे क्वेश्चन है 9वां, कॉफ़ी की कितनी प्रमुख किस्में हैं? तो कॉफ़ी की 3 प्रमुख फसलें हैं। कॉफ़ी 3 प्रमुख फसलों में अरेबिका, लिबेरिका और रोबस्ता। भारत में उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफ़ी उगाई जाती है, जिसकी पूरे विश्व में मांग है। भारत में यह आरंभ में यमन से लाया गया था और बाबा बुदन की पहाड़ी में लगाया गया। कपास का मूल स्थान माना जाता है, तो कपास का मूल स्थान भारत माना जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत को कपास का मूल स्थान माना जाता है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। यह उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसमें 200 दिन पाला रहित मौसम की आवश्यकता होती है। लावा निर्मित काली मिट्टी में कपास उत्पादन में बहुत उपयुक्त है, क्योंकि इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इसी के साथ साथ हम लोग
निर्माण उद्योग से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इसको भी इसी वीडियो में इस टॉपिक को भी फिनिश कर लेते हैं हम लोग। इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थित का कारक नहीं है? तो इनमें से जनसंख्या नहीं है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है। औद्योगिक अवस्थिति के लिए कच्चा माल, शक्ति के साधन, जल सुलभता, अनुकूल वायु भौतिक कारक हैं। वहीं श्रमिक, बाजार, पूंजी मानवीय कारक हैं। सभी परिवहन ये सभी मानवीय कारक हैं। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, टाटा लौह इस्पात कंपनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में सबसे पहले टाटा लौह इस्पात कंपनी टिस्को की स्थापना झारखंड में जमशेदपुर में 1907 ईस्वी में हुई। इसके बाद पश्चिम बंगाल में बर्नपुर, कर्नाटक में भद्रावती में भी स्वतंत्रता के पूर्व कारखाने लगाए गए। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि इसका राइट आंसर ऊपर सभी, क्योंकि मुंबई एक पत्तन है। यह कपास उत्पादक क्षेत्र के लिए निकट स्थित है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट है जो कृषि पर आधारित नहीं है, सूती वस्त्र कृषि पर आधारित है, चीनी कृषि पर आधारित है और जूट भी कृषि पर आधारित है। सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल, चूना पत्थर, कोयला, सिलिका, एल्यूमिनियम, जिप्सम की आवश्यकता होती है। वहीं सूती वस्त्र, चीनी, जूट मिल कृषि पर आधारित उद्योग हैं। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये बोकारो लौह इस्पात उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग है। पेट्रोल रसायन, लौह इस्पात, चित्ररंजन, लोकोमोटिव ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो छोटे पैमाने का उद्योग है खिलौने का उद्योग। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल त्रासदी में गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस के रिसाव से हुआ। ये 3 दिसंबर 1984 को खाद्य एवं कीटनाशक बनाने वाली यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री में हुई। भारत का काटनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? ये नगर है मुंबई, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है? ये प्राप्त की जाती है विशेष बकरियों के बालों से। पश्मीना ऊन विशेष नस्ल की बकरियों के बालों से तैयार किया जाता है जो अत्यंत नरम, गर्मी प्रदान करता है। ये बकरियां कश्मीर के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में गुर्जरों द्वारा पाली जाती हैं। भारत का बर्मिंघम किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर को भारत का बर्मिंघम कहा जाता है। जमशेदपुर 1907 ईस्वी में इस्पात के बड़े पैमाने का उत्पादन हुआ। बोकारो एवं भिलाई में रूस के सहयोग से लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। भारत में सबसे पुरानी तांबे की खान कहाँ पर स्थित है? तो ये खेतड़ी में है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे पुरानी तांबे की खान राजस्थान के खेतड़ी नामक स्थान पर है। हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड भारत में एकमात्र तांबा उत्पादन कंपनी है जिसके 2 केंद्र हैं, एक पूर्वी सिंहभूम जिले में मऊ भंडार नामक स्थान पर तथा दूसरा राजस्थान के खेतड़ी में स्थित है। निम्नलिखित में से मिश्र धातु तांबे से बनाई जाती है? तो ये उपर्युक्त सभी हो जाएगा। पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर ये सभी तांबे से मिश्र धातु बनाई जाती है। तांबा, पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर, रोल्ड गोल्ड अष्टधातु मिश्रित धातु बनाई जाती है। भारत तांबा में आत्मनिर्भर नहीं है, इसे चिली, जाम्बिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों से निर्यात करना पड़ता है। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये रानीपेट, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र 1906 ईस्वी में रानीपेट तमिलनाडु में स्थापित किया गया।
परंतु इस उद्योग को वास्तविक विकास 1951 में भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड द्वारा सिंदरी में संयंत्र स्थापित करने के साथ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारत का सिलिकॉन नगर सिटी किसे कहा जाता है? तो ये बेंगलुरु, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सिलिकॉन नगर बेंगलुरु को कहा जाता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी भी कहा जाता है। कच्चे माल पर आधारित न होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को स्वच्छंद फुटलूज उद्योग कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे दमघोटू गैस कहा जाता है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को दमघोटू गैस कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड दमघोटू गैस भी कहा जाता है। यह गैस सांस के माध्यम से शरीर में पहुंचकर रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को बिल्कुल कम कर देता है, जिसके कारण मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। मनुष्य प्रतिदिन लगभग श्वसन द्वारा कितने किलोग्राम ऑक्सीजन युक्त भूमि वायु का सेवन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 किलोग्राम। मनुष्य प्रतिदिन श्वसन द्वारा 35 गैलन व 16 किलोग्राम ऑक्सीजन युक्त वायु का सेवन करता है। या मनुष्य प्रतिदिन 23,000 बार सांस लेता है। निम्नलिखित में से उद्योग जल प्रदूषण फैलाते हैं? तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। चर्म उद्योग, तेल शोधक उद्योग और पेपर उद्योग, ये सभी जल प्रदूषण के लिए हैं। निम्नलिखित में से भूमि प्रदूषण नियंत्रण के लिए कौन सी क्रियाएं सम्मिलित हैं? पहला है विभिन्न स्थानों में कूड़ा कचरा एकत्रित करना। दूसरा है कूड़े कचरे का पुनः चक्रण कर उपयोगी करना। तीसरा सी है औद्योगिक अपशिष्टों का समुचित प्रबंधन करना। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा ये होगा परिवहन एवं संचार से रिलेटेड। तो हम इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।